आज अपना लास्ट टॉपिक है, वो है राजस्थान की मर्दाएं। राजस्थान की मर्दाएं अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं और दो जगह आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एक आते हैं जियोग्राफी में, जीके वाले पोर्शन में भी, और एक आते हैं आपके एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में भी, एग्रोनॉमी वाले पोर्शन में भी। राजस्थान की मर्दाएं, और आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे भी दो जगह मेंशन भी है राजस्थान की मर्दाएं। और इवन आपके जियोग्राफी वाले पोर्शन में तो मेंशन है ही राजस्थान की मर्दाएं। कहाँ से पढ़ोगे? आपको 12th की आरबीएससी की बुक कहीं पे मिल जाए, या 11th आरबीएससी की बुक मिले, 11th वाली, 11th आरबीएससी की जो बुक है एग्रीकल्चर की, उस एग्रीकल्चर की बुक कहीं से भी लाइएगा, उसके पहले ही चैप्टर के सबसे लास्ट में दे रखी है राजस्थान की मर्दाएं। पहला ही चैप्टर है, पहला होगा थर्ड नंबर का चैप्टर होगा, थर्ड मर्दा नाम है उसका, और उसके सबसे लास्ट में क्या दे रखी है? राजस्थान की मर्दाएं। वो आपको पढ़ना है। तो कहां से पढ़ोगे? ऑथेंटिक कौन सी जगह से पढ़ोगे आप? सब अच्छा कहां से मिलेगा? राजस्थान आरबीएससी की एग्रीकल्चर की बुक। और कौन सी बुक? कौन सा चैप्टर? थर्ड नंबर चैप्टर। वहीं से मैं कुछ मटेरियल भी छुरा के लेके आया हूं। आप किसी को बताना मत। बताओगे तो नहीं? मैं वहीं से मटेरियल छुरा के लाया हूं। आई होप कि आपको अच्छे से दिखेगा। नहीं भी दिखे तो आपको क्या करना है? दिख रहा है कहीं राजस्थान की मिट्टी? नहीं दिख रहा? कहीं तो होगा राजस्थान की मिट्टी। अच्छा, ये वाला अच्छा नहीं है, इसको हटाओ वापस। वापस कहीं और चलते हैं। ये वाला अच्छा है। सर जी, आपने पहले 100 केजी जिप्सम के स्थान पर 18 केजी H2SO4 बताया था, और अब आप 0.57 टन बता रहे हैं। समझ में कहाँ बताया था पहले? कब? इसी साल या पिछले साल? इसी साल कि पिछले साल? मतलब लास्ट ईयर आपने कोचिंग की तब, या इसी साल? ये थोड़ा एक बार कंफ्यूजन क्लियर कीजिएगा। ओके, दिख रहा है आपको? हाँ, उनको दिख रहा है आपको। अच्छा, पिछले साल। पिछले साल हो सकता है कुछ मिस्टेक की हो। आपको अब कंफर्म मैं कर रहा हूं आपको, कि यदि बात करें 100 केजी जिप्सम की, 100 केजी जिप्सम की, तो 100 केजी जिप्सम के स्थान पर आपको 57 केजी आपको H2SO4 की आवश्यकता होगी, और 18 किलोग्राम सल्फर की जरूरत होगी। लेकिन यदि हम टन में बात करें, तो टन होता है 1000 किलो का। तो 1000 किलो जिप्सम में यदि 1 टन की बात करें, तो लगभग आपको 570 किलोग्राम H2SO4 की जरूरत होगी, और 180 किलोग्राम सल्फर की जरूरत पड़ेगी, एलिमेंटल सल्फर। यह कंफर्म है। अब अगले साल आपसे वापस करेक्ट नहीं करवाया जाएगा। अच्छा रहा कि लास्ट ईयर यदि कहीं लिखवा भी दिया हो ऐसा, और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं तो ये बच्चे नाराज हो जाते हैं। तो ये 101%। आपको याद रखना कितना टन, तो 1000 किलो होता है टन में, और मैं जब 100 किलो से कंपेयर करूं तो 57 किलो। समझ रहे? दिख रहा है? यदि हम बात करें मिट्टियों की, तो आईसीआर ने सेंट्रल लेवल पर राजस्थान की मिट्टियां जो है वो 8 भागों में बांटी गई है। कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? 8 प्रकार की। तो पूरे राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की। इन आठों के नाम याद होने चाहिए। पहली है रेतीली या बलुई मृदा। कौन सी है? रेतीली या बलुई मृदा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो याद रखना, सैंडी सॉइल्स। कौन सी सॉइल्स? सैंडी सॉइल्स। दूसरी है भूरी रेतीली, ब्राउन सैंडी सॉइल। कौन सी है? ब्राउन सैंडी सॉइल्स। तीसरे नंबर पे लाल पीली मृदा, तो याद रखना, रेड येलो सॉइल। कौन सी सॉइल है? रेड येलो सॉइल। 4 नंबर पे लाल लोमी, रेड लोमी सॉइल। कौन सी सॉइल है? रेड लोमी सॉइल। इंग्लिश में भी लिख लेना। फिर है दोमट या कच्चारी मृदा, तो इनको बोलते हैं लोमी सॉइल। कौन सी बोलते हैं? लोमी सॉइल। फिर है काली मृदा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल बोलते हैं? फिर है लाल व काली मिश्रित मृदा, तो याद रखना, रेड एंड ब्लैक मिक्स्ड सॉइल। और लास्ट नंबर पे क्या है? भूरी रेतीली, ब्राउन
सैंडी, लॉमी सॉइल। ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। सबके नाम लिख लो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपके नोट्स में लिखे हुए। क्या लिखा हुआ पहले नंबर पे बोलो, इंग्लिश पहले हिंदी में बोलो। रेतीली या, रेतीली या, रेतीली या। तो पहले नंबर पे है रेतीली या बलुई मृदा। दूसरे नंबर पे भूरी रेतीली मृदा। कौन सी मृदा है? भूरी रेतीली मृदा। तीसरे नंबर पे लाल पीली मृदा। कौन सी मृदा है? 4 नंबर पे लाल लोमी मृदा। 5वें नंबर पे दोमट या कछारी मृदा। फिर है काली मृदा। फिर है लाल व काली मिश्रित मृदा। फिर है भूरी रेतीली कछारी मृदा। याद रखना, ये जो मिट्टियां हैं ये किस आधार पर है? तो मृदाओं को उनकी प्रधानता कितनी पाई जाती है, उपलब्धता और विशेषता तथा कृषिगत उर्वरता के आधार पर। तो 4 प्रकार से इनको बांटा गया है कि भैया एग्रीकल्चर में कितने काम की है, कितनी पाई जाती है। बहुत सारी ऐसी मिट्टियां हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक गांव में पाई जाती होगी या थोड़ी सी जगह पे पाई जाती है, तो इस विभाग में नहीं है। क्योंकि वो कितनी फैली हुई है पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान को आप देखेंगे तो राजस्थान के कितने भाग पे फैली हुई है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो जो जितनी ज्यादा है उसका नाम यहां है, लेकिन जो कम है उनका नाम मेंशन नहीं है। तो ये आप इंटरलाइन कर लीजिए, किस किस के आधार पर है। नहीं लिखा है तो लिख भी लीजिए, लिखा हुआ है तो याद रखना, मृदाओं को उनकी प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता तथा कृषिगत उर्वरता के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। रेतीली या बलुई मृदा, भूरी रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, दोमट या कछारी मृदा, काली मृदा, लाल व काली मिश्रित मृदा, भूरी रेतीली कछारी मृदा। सैंडी सॉइल्स, ब्राउन सैंडी सॉइल्स, रेड येलो सॉइल, रेड लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड ब्लैक मिक्स्ड सॉइल और ब्राउन सैंडी लोमी सॉइल। ये 8 प्रकार की मृदा है। ओके, अब हम एक एक करके सब मिट्टियों को पढ़ते हैं। पहले नंबर पे कौन सी मिट्टी है? रेतीली या बलुई मृदा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल्स। यह मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राजस्थान की मुख्य मृदाएं कौन सी है? रेतीली मृदा। राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? रेतीली मृदा। इस मृदा में अंतस्पदन और पारगम्यता की दर सर्वाधिक होती है। अब आपको याद रखना कि इस मिट्टी के अंदर, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी के अंदर पानी अंदर जाने की मतलब इनफिल्ट्रेशन, और अंदर ही अंदर बहने की मतलब परकोलेशन। अंतस्वेदन तो बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन को, और पारगम्यता बोलते हैं परकोलेशन को। तो इसकी परकोलेशन और अंदर पानी मतलब पानी इसमें रुकता नहीं है, पानी बह जाता है। इसलिए आप देखेंगे इन मिट्टियों में बाढ़ आने की संभावना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पानी इसमें रुकता ही नहीं है। फिर भी बाड़मेर में बाढ़ आई थी, क्यों आई थी बताओ? क्या? वेरी गुड। क्या होती है उस मिट्टियों में? पानी तो बहुत जल्दी, बादल बादल कोई नहीं फटा था। क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बारिश ज्यादा हुई है तो मानते हैं, लेकिन बारिश ज्यादा होने के बावजूद इसके नीचे बहुत पतली कठोर परत पाई जाती है, जिससे पानी और गहरा नहीं जा पाया। और इस वजह से पानी जब नीचे नहीं जा पाया तो कहां भर गया? ऊपर। और इसलिए, लेकिन फिर भी याद रखना कि इन मिट्टियों की अंतस्वेदन और पारगम्यता की दर क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए इन मिट्टियों में जल वो पोषक तत्व ज्यादा टिकता नहीं है, और टिकता नहीं तो क्या हो जाएगा? निक्षालित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्षालित। तो ये मिट्टी जो है इस सतह से निक्षालित हो गया, मिट्टी और मिट्टी से जल और पोषक तत्व दोनों कहां चले गए? बाहर। इसलिए ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि इसके पोषक तत्व सारे क्या हो गए? बह गए। किसके कारण? या फिर पारगम्यता की दर क्या है? अधिक होने के कारण। तो इसमें क्या नहीं पाए जाते? जल व पोषक तत्व अधिक नहीं पाए जाते। इसलिए मृदाएं क्या होती है?
कम उपजाऊ होती है, उपजाऊपन अच्छा नहीं होता। इसमें लगभग 90 से 95% बालू के कण पाए जाते हैं। किसके कण? बालू माने सैंड के पार्टिकल। तो इन मिट्टियों में कौन से पार्टिकल ज्यादा होते हैं? सैंड पार्टिकल। लेकिन मृत्तिका सिर्फ कितनी पाई जाती है? 5 से 7%। राजस्थान की बात करें तो ये जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू और नागौर, इसके अलावा आप 2 लिख लेना, बालोतरा व फलोदी, यहां पे भी पाई जाती। ये 2 नए जिले बने हैं, यहां पे भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली या बलुई मृदाएं पाई जाती है। आगे बात समझ में? वापस देखो, सबसे पूरे राजस्थान में सर्वाधिक मृदाएं कौन सी? तो लिख लो, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक मृदाएं। कहीं जगह वो पीछे लिख लो, यहां नहीं हो तो, अरे आगे वाले पेज पे लिख लो यार। कहां लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है तो अंडरलाइन करो उसको। राजस्थान की सर्वाधिक मृदा कौन सी है? राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक मृदा कौन सी है? रेतीली मृदा। कौन सी मृदा है? रेतीली। समझ में आया? वापस रिपीट करो क्या क्या पढ़ा है देखो। राजस्थान की सर्वाधिक मृदाएं, इसमें अंतःच्छेदन और पारगम्यता, तो इसलिए पोषक तत्वों का ह्रास भी, जल इसमें ज्यादा रुकेगा तो उपजाऊ ज्यादा। 90 से 95% क्या है? 5 से 7% क्या है? मृत्तिका है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? रेतीली। कहां कहां पाई जाती है? तो याद रखना, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बालोतरा, फलोदी, चूरू, झुंझुनू, इन नागौर, इन इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे भूरी रेतीली मृदा। कौन सी मृदा है? भूरी रेतीली, ब्राउन सैंड सोइल। ब्राउन सैंडी सोइल। कौन सी सोइल है? ब्राउन सैंडी सोइल। अच्छे से दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही दिख रहा है तुम लोगों को, सही से दिख रहा है। ये अरावली के पश्चिम भाग में, अरावली पर्वतमाला देखी आपने? हाँ, अरावली पर्वतमाला जो है अजमेर से शुरू होकर जहां सिरोही तक जाती है, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग कौन सा है? नागौर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ये वाला पोर्शन, यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली। लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर में। कितने? 36,500 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? 3,650? नहीं नहीं, 36,500 लिखो। एक और जीरो उसने कम लिख लिया बच्चे ने। अरे वो 90.15 नहीं है, उस बच्चे ने क्या है यार, अरे उसमें क्या हुआ, उसने लिख लिया 90, ऐसे करके ऐसे कर लिया, उसको समझ में नहीं आया। मैंने ऐसे लिखवाया था 90 से 95, तो वो 9 का एक आ गया, तो ऐसे कर लेना बस आपको। वो बच्चा कमजोर है जिसने नोट्स बनाए। 90 से 95 करना, 90 टू 95, तो यही तो करेक्शन करना अपने नोट्स में। समझ में आ गया? तो 90, ये बहुत बढ़िया बताइए इसने, 90 टू 95 पे, 90.15 नहीं है, इतना एग्जैक्ट नहीं पाया जाता। समझ रहे हैं? ओके। अब ये कहां कहां पाई जाती है? तो याद रखना, बाड़मेर। अब वो पश्चिमी कौन कौन से जिले देख लो, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, इन सब जिलों में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? भूरी रेतीली मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी। अब नए जिले बने, वो भी जोड़ दो, कौन कौन से बने? फलोदी हो गया, और बालोतरा हो गया, डीडवाना हो गया, इसमें भी कौन सी पाई जाती है? भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। आगे बात समझ में? अब इनका रंग कैसा होता है? नाम से पता चल रहा है रंग कैसा है इसका, भूरा है। कैसा रंग है? भूरा रंग है। यह रेतीली मृदाओं की अपेक्षा में थोड़ी ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है ये, लेकिन जो अपने पहले मिट्टी पड़ी ना रेतीली, उसकी तुलना में थोड़ी सी ज्यादा उपजाऊ है। इस मृदा में फॉस्फोरस तत्व की अधिकता पाई जाती है। कौन से तत्व की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फोरस। और बनावट की दृष्टि से भी ये थोड़ी सी क्या होती है? भारी मृदा होती है। क्या होती है? तो आपसे पूछ लेगा सबसे हल्की मृदा कौन सी है? सबसे हल्की मृदा रेतीली मृदा, और रेतीली से थोड़ी भारी भूरी रेतीली मृदा। तो इसके मुकाबले वो उपजाऊ भी ज्यादा है और उसमें भारीपन भी ज्यादा है। तो याद रखना, सबसे हल्की कौन सी मिट्टियां है? रेतीली मिट्टियां। कुछ गलत लिखा हो तो बता दो एक बार, नहीं समझ में आया बता दो, वापस बोलता हूं। यह अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, 36,500 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसके अलावा याद रखना है कि ये मिट्टियां
रेतीली मृदाओं की तुलना में थोड़ी भारी होती है, फॉस्फोरस तत्वों की अधिकता होती है, और पश्चिमी भाग के जितने भी जिले हैं उनमें ये मुख्यतः पाई जाती है। नए वाले जिले आसपास में कुछ याद हो तो लिख लेना, वरना जब जियोग्राफी वाले सर पढ़ाए तो इनके आसपास वाले जिले भी इसमें ऐड कर देना। तीसरे नंबर की मिट्टियां पड़ती है। तीसरे नंबर में मिट्टी है लाल पीली मृदा। दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, रेड येलो सोइल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? रेड येलो सोइल। अरावली पर्वत के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में, अब यहां ध्यान रखना, पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो पाई जाती है वो तो है भूरी रेतीली और रेतीली, लेकिन इस पहाड़ के पहाड़ी इलाकों में जो पाई जाती है, मतलब है तो पश्चिम में, लेकिन पश्चिम के कौन से? रेतीले मरुस्थलीय भाग नहीं, पहाड़ी इलाके, जैसे पाली वाला इलाका हो गया। अब आप देखोगे तो पता चलेगा कौन कौन सा, उदयपुर का इलाका, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़ और पाली वाला जो इलाका है, इसमें कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मिक्स में। आगे बात समझ में? तो ये कहां कहां पाई जाती है? अब उदयपुर का वो हिस्सा जो उदयपुर के पश्चिम भाग का है, चित्तौड़ का वो हिस्सा जो पश्चिम भाग का है, यदि हम बात करें बांसवाड़ा भीलवाड़ा का तो पश्चिम भाग का हिस्सा, या फिर हम सिरोही अजमेर की बात करें तो वो हिस्सा जो किसमें है? पश्चिमी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र। ये याद रखना है, कहां पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में, हिली रीजन में पाई जाती है। और इसका रंग कैसा होता है? लाल व पीला होता है। सामान्यतः ये मृदाएं क्या होती है? कम उपजाऊ। क्यों? क्योंकि ढलान वाले स्थानों में, ढलान में पानी रुकता तो सारे पोषक तत्व भी उसके साथ बह जाएंगे। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और चूने की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। इसमें कपास, मूंगफली और मक्का की फसलें बोई जाती है। कौन कौन सी? कपास, मूंगफली और मक्का। ये फसलें मुख्यतः उदयपुर के पश्चिम भाग, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। और इन मृदाओं का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच में होता है। लिखा हुआ है क्या? सब लिखा हुआ है, जो चीज नहीं लिखी हुई लिख लो। मतलब ये अम्लीय से क्षारीय मृदाएं होती है। नेक्स्ट मिट्टी कौन सी है? लाल लोमी मृदा। इसमें लाल रंग किसके कारण होता है? लोह के कणों के कारण होता है, आयरन के कारण होता है। लिखना, आयरन के कारण लाल रंग होता है। इसमें अधिक समय तक क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है, क्योंकि ये वर्षा के बाद लंबे समय तक मृदा में क्या बनी रहती है? नमी। तो इसमें नमी सोखने की क्षमता भी अच्छी है। तो ये लंबे समय तक, बारिश हो गई तो लंबे समय तक ये गीली रहेगी। तो इसका मतलब है इसमें खरीफ की तुलना में रबी की फसलें भी लगाई जा सकती है। भैया बारिश के बाद क्या आता है? ठंड का सीजन, और ठंड में कौन सी फसलें होती है? रबी की फसलें। मतलब यहां पे इससे पहले आप देखोगे कपास, मूंगफली और मक्का, तीनों कौन सी फसलें? खरीफ की। लेकिन यहां देखोगे तो खरीफ की तुलना में देखो, चावल, कपास, चना, गेहूं, तो गन्ना, रबी खरीफ दोनों। तो याद रखें, यहां पे ऐसी फसलें भी लगाई जा सकती है जो लंबे ड्यूरेशन की है, या जो खरीफ के साथ रबी की सीजन की भी है, क्योंकि यहाँ पानी क्या होता है? लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन इसमें चूने की, पोटास की और फास्फोरस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अच्छे से यदि इसके अंदर अपन रासायनिक खाद दे और सिंचाई करें तो चावल, कपास, चना, गेहूं और गन्ने की फसल इसमें आसानी से हो सकती है। ये मृदा दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? लाल लोमी मिट्टी। बाकी बात समझ में? अब नेक्स्ट मिट्टी, अच्छा लिखा हुआ वो नहीं हो तो लिख लो, एक बार अपने नोट्स पढ़ो सर। हाँ, सलूम्बर जिला इसमें जोड़ देना। कुछ नहीं लिखा है तो लिख लो एक बार। आगे पढ़े। नेक्स्ट है दोमट या कच्छारी मृदा। इसके ऊपर स्टार पॉइंट कर लेना। क्या कर लेना? राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? दोमट या कच्छारी मृदा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉमी सॉइल। क्या मानते हैं? तो यार यह मृदा कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। सबसे बेस्ट, राजस्थान की सबसे बेस्ट मृदा कौन सी? या फिर कच्छारी मृदा।
अब ये कहां पाई जाती है, तो याद रखना ये नदी नालों के किनारे या उसके परवाह क्षेत्र में पाई जाती है। अब याद, पश्चिम राजस्थान में नदी नाले बहते, तो ये मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। नदी नाले नहीं है, एक मात्र नदी है हमारी तो लूणी, वो भी कभी आती कभी नहीं आती, समझ रहे। तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान में तो कोई नदी बहती नहीं है, सक्रिय नदी, तो यहाँ पे ऐसी मृदाएं पाई नहीं जाती। तो पूर्वी राजस्थान में नदियां खूब बहती है। जितनी भी नदियां आप गिनोगे ना, वो सारी कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की। दो चार नदियों के नाम बताओ। चंबल, बनास, काली सिंध है, बाणगंगा, तो ये सारे कहाँ की नदियां हैं, लगभग पूर्व दक्षिणी राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की जो नदियां हैं, खारीन, मीठड़ीन, लूणीन, ये सारी की सारी सिर्फ सीजनल नदियां हैं। मतलब नदी कब बहती है, जब बारिश का मौसम हो, वरना बहती। तो ये सारी की सारी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में। ये नदियों का, इस मृदाओं का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, धौलपुर आ गया बेटा देख, है, टोंक, कोटा और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर आ गया। तो ये अपने अपने जिलों का तो याद रख लेना। अलवर अपने यहां बैठा है, भरतपुर का कोई नहीं है, नहीं। धौलपुर अपने यहां बैठा है, टोंक का कोई नहीं है, नहीं। कोटा, कोटा का अपने यहां बैठा है, सवाई माधोपुर। तो ये देख लो पूरा अपने राजस्थान। तुम सब कहां के हो, दोमट या कच्छारी मृदा के हो। तुम्हारे यहां सबसे उपयुक्त मृदाएं पाई जाती है। उससे देखो आपके दो फसलें भी लेते हैं, सब्जियां भी उगा लेते हैं, होती है ना सब्जियां, सब्जियां भी हो जाती है, दो फसलें भी लेते हैं। फसलें आप देखो अपने आसपास कैसी होती है। अच्छा मेरे साथ कभी बाड़मेर चलो, फिर आपको पता चलेगा वहां तो बाजरी के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए हम वहां पे खारे वाले तरबूज आते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं पता है, मतीरा, मतीरा नहीं, एक हमारे आते हैं मतीरे से छोटा होता है जो खारे होता है, खरबूजा भी नहीं होता। ये बताएंगे, ये जगदीश बताएगा। ये जो खारा वाला छोटा सा होता है, उसके हमारे बाजरे बाजरे के साथ उसको मिला के उसके रोटी बनाई जाती है, वही यही हमारे हैं। अब ये बताएगा नाम। हमारे उधर बोलते तुम्बा, क्या बोलते, जानते हो, खारा होता है जिसका बीज, खाया नहीं, फिर खाते ही नहीं है। हमारे उधर रोटी बनती है उसका बीज मिला के, बोलते हैं बहुत अच्छी होती है। अच्छा हमारे सब्जी किसकी बने, खेजड़ी के फलियों की, तुम्हारे बने ग्वार के फलियों की। हमारे सब्जी बने छोटे छोटे काचर आते हैं उनकी, क्योंकि वही होते हैं। और रोटी में हमारे यहाँ बाजरा फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यतः खरीफ में ही फसलें होती है, रबी में फसलें हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ रबी में भी फसलें होती है, इवन जायद में भी फसलें ले लेते हो तुम, तीनों टाइम हो लेते। तो कभी खेत फ्री और हमारा कभी खेत बिजी नहीं होता। हमारे खेत एक ही काम आता है, मोदी जी आए उससे पहले एक काम आता था, अब तो मोदी जी आ गए तो हर घर शौचालय हो गया, समझ रहे हैं। बाकी हमारे खेत एक ही काम आता था, हम नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ाते रहते थे वहां पे, बाकी ज्यादा कोई काम का नहीं था। लेकिन फिर भी आजकल ट्यूबवेल हो गई है, नहर आने लग गई, इसलिए थोड़ा सा खेती। तुम्बा इन्होंने देखा नहीं रिया रमा ने, लेकिन मालूराम रायका को तुम्बे के बारे में बहुत पता है, तो हमारे वहां तुम्बा बोलते हैं। तो तुम्बा होता है खारे बीज वाला, जो मतीरे के शेप का होता है, कुकुरबिट्स फैमिली का है, लेकिन उसका जंगली कुकुरबिट्स है, उसकी बहुत अच्छे। अच्छा मतीरे के गिर की सब्जियां खाई आपने, नहीं खाई, तो तरबूज या मतीरा जो होता है उसके गिर की सब्जियां बनती है। अब हमारे वहां बहुत अच्छी सब्जियां है नहीं, तो हमने जो मिला उसकी सब्जी बना दी। तो हमारा मतीरा बहुत होता है वहां पे, तो मतीरे की गिर निकाली, अच्छा अच्छा ऊपर से मतीरा लाल लाल खा गए, जो व्हाइट वाली गिर होती है उसका हमने क्या बना दिया, सब्जी बना दी। अच्छी सब्जी बनती है बाजरे की रोटी के साथ, बढ़िया खाओ घी लगा के, ठीक है। और बाजरे की रोटी का चूरमा बहुत बढ़िया, ये गगन पाल है, खाया कभी। तो बाजरा तुम्हारे भी होता है ना, ओके। अब इसमें अच्छा, इसमें सभी प्रकार की फसलें क्या उगाई जा सकती है, सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं है। आगे मृदा कौन सी है, अब इन रंगों, इसका रंग कोटा क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में आप देखोगे, झालावाड़ कभी गए हो आप, झालावाड़, झालावाड़ की मिट्टियां देखना, दूर से काली दिखेगी, एकदम काली कट, जहां पे भी वर्ड लगे ना, दौड़ो धट, लाल छठ, या फिर ऐसे बोलते हैं कि पीड़ो पट, तो ये वर्ड जब पीछे कुछ लग जाए इसका मतलब बहुत काली है, तो एकदम बहुत ज्यादा काली रंग की है वो। तुम्बा मेरे सामने ही है, अब ये तुम्बा मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि उनके सामने मोबाइल है और मैं दिख रहा हूँ, बोले मेरे सामने तुम्बा। तो हमारे ऐसे भी बोलते हैं, जो काम का नहीं होता ना, कि हाँ तुम वो है, तो मतलब जो काम का नहीं है, ऐसा जो कोई काम का नहीं है, तो ये बोल रहा है आप काम के नहीं हो सर। पर ये मनराम मीणा ये तो कहाँ का होना चाहिए, हाड़ौती का, हमारे वहां मीणा समाज के लोग है नहीं है, नेचुरली नहीं है, अब आके रहने लग गए बहुत।
अच्छा, अन्नू गुजर बोल रही हमारे उधर भी होती है, और सब्जी भी खाई इन्होंने। तो सब्जी किसकी? मतीरे के गिर की सब्जी की बात कर रहे हैं। चलो, अब राजस्थान है, और राजस्थान तो वो अपन याद करो, छपनिया अकाल लोग खेजड़ी के जो आपके होते हैं छिलके, खेजड़ी के तने पे लगे हुए, वो खा के भी जिंदा रहे। तो राजस्थान है, कुछ भी खा लेते हैं ये लोग तो, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। अच्छा, काली मर्दा, ये मर्दा काले रंग की होती है। किस रंग की होती है? उदयपुर और कोटा डिवीजन खंड में बहुतायत से पाई जाती है। उदयपुर में पाई जाती है और कोटा संभाग में पाई जाती है। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ बहुत अच्छे से पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती सभी प्रकार के फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। ओके, याद रखना, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? जल धारण क्षमता। इसमें पारगम्य नहीं होती, जल धारण क्षमता इसमें क्या होती है? अधिक होती है, बड़ी उच्च होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिख लिया? फिर लाल व काली मिश्रित मृदा। कौन सी मृदा है? लाल व काली मिश्रित मृदा। यह मृदा सामान्यतः हल्के गठन वाली होती है। कैसी होती है? हल्के गठन की, मतलब थोड़ी हल्की मिट्टियां होती है। इसमें सामान्यतः फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसमें कपास, मक्का आदि की खेती की जा सकती है। कपास और मक्का। अब वापस देखो, इसमें खरीफ की फसलें आने लगी। अब इसमें ज्यादा उपयुक्त ये नहीं है। और कहां पाई जाती है? भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग में, और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, हमारे घर के सामने, मैंने सोचा मेरा बोल रहा है, फिर बोला जोधपुरी मिर्च। जोधपुर में कहाँ की मिर्च फेमस है? मथानिया। मथानिया जोधपुर के अंदर है, ठीक है, गांव है मथानिया। वहां पे लाल मिर्च बड़ी फेमस है वहां की, मथानिया की। और किस में भी है मथानिया नाम से, ठीक है, क्योंकि वहां की मिर्च बड़ी फेमस है पूरे राजस्थान में। अच्छा, वहां पे हमारे कुछ मिर्च ऐसी भी है जो बहुत बड़ी साइज में होती है, उसका स्वाद ज्यादा तीखा नहीं है। लेकिन आप बनारस की तरह जाओ, वहां छोटी छोटी मिर्च आती है, यूपी में इतनी सी मिर्च आती है। जितनी छोटी मिर्च तीखापन उतना ही ज्यादा, और जितनी बड़ी मिर्च तीखापन उतना ही कम होता है। तुम्हारे उधर छोटी वाली होती है, कितनी तीखी होती होगी भाई, कोई नहीं खाता। और हमारे यहाँ अब उदयपुर में देखो, मिर्च कचौरी के साथ मिर्च देते हैं। कड़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चटनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। समोसे के साथ, अच्छा खमण के साथ, आलू बड़ा लो उसके साथ। इतना कुछ बात कर रहा हूं, मुझे भूख लग गई। आज एकादशी और है। कौन सी एकादशी आज? कौन सा महीना चल रहा है? हिंदू मास, हिंदू महीने का माघ महीना चल रहा है। कौन सा चल रहा है? और माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। कौन सा चल रहा है? और उसकी एकादशी, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? छठ तिला एकादशी है आज। तिल का 6 प्रकार से यूज करना है। कितने प्रकार से? तिल स्नान, तिल तर्पण, तिल दान, तिल का भोजन, तिल का त्याग, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। उस 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना है। छठ तिला कहते हैं इसको। इससे पहले तिल का एक और त्योहार आया था, तिल चौथ आई थी। वो भी माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को जाती है। पक्का? ओके, तो ये देखो, ये जीके। तुम क्या करते हो? सूर्य नमकीन की बात कर रहा है, मत कर भाई बात, भूख लग जाएगी। समोसे फेमस है, जितने बनेंगे समोसे हाथों हाथ बिक जाएंगे। हर टाइम भीड़ लगी रहती है। अच्छा, तो ये जब जिस दिन हो ना, उस दिन याद कर लिया करो। अभी आपको मकर संक्रांति गई, तो उसके बारे में पढ़ लो। आज याद रखो, आज छठ तिला एकादशी है। इसको याद है, तुम्हें भी जीके में याद। क्लास संस्कृति पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मेले और त्योहार पढ़ रहे हो? उसमें एक त्योहार है छठ तिला एकादशी। लिखो कब आती है। आज क्या है, क्या है तिथि? बता वापस। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, छठ नहीं है। यहां मनाते छठ तिला एकादशी है, हैं? देखो, ठीक है। तो ये तो अब मैं भी पढ़ रहा हूं इसलिए, और फिर आज फास्ट है तो याद हो गया। भूख लगे तो आदमी सब याद कर ले, समझ रहे? लिख लिया। 8 नंबर पे, भूरी रेतीली कच्छारी मृदा, ब्राउन सैंडी लॉम सोइल। दिख रही है आप लोगों को? इनको भी दिख रही है। ये मिट्टी अलवर और भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ भी लिख सकते हैं आप। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, नदी या नहरों द्वारा ये मिट्टियां लाई जाती है, इसलिए उपजाऊ होती है और ये कपास और गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। बस याद रखना ये बात है। फिर याद रखना,
मर्दाओं का उपरोक्त वर्गीकरण तथ्यों और पीएच मूल्य के आधार पर किया गया है। लेकिन राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, कौन सा डिपार्टमेंट? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने राजस्थान की मृदाओं को उनकी उर्वरता के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 14 भागों में बांटा है। पहले कितने भाग थे? 8। फिर राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कितने भागों में बांटा? 14। रेतीली मृदा, रेतीली दोहरे युक्त मृदा मतलब टीले वाली मृदा, सिरोजॉन मृदाएं, सिरोजैम बोलते हैं जिसको, सिरोजैम, भूरी चूना युक्त मृदाएं, नई जलोढ़ मृदाएं, पीली भूरी मृदाएं, गहरी सामान्य काली मृदाएं, रेतीली चूना रहित मृदाएं, रेतीली जलोढ़ मृदाएं, जिंक व चूना युक्त मृदाएं, लवणीय और क्षारीय मृदाएं, धूसर भूली जलोढ़ मृदाएं, लाल दोमट मृदाएं, और इसके अलावा याद रखना पथरीली मिट्टी, हिली सोइल्स। लिखे हुए क्या सब? 14 के 14 नाम लिखे हुए नोट्स में। साइरोजेक्स नहीं है ये, सिरोजेम है, ये वाली 5 नंबर वाली सिरोजेम। हाँ इसमें लिख लो, सिरोजेम के अलावा साइरोजेक्स है, रेविनिना और साइरोजेक्स है। देखो यहां पे, अच्छा ये आप अलग से लिख लो एक बार, ये 14 नाम अलग से। अरे भैया उसका इंग्लिश नाम लिख लिया उन्होंने, एक बार अलग से लिख लेना 14 प्रकार की मिट्टियां। दीपावली कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में? और होली कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या को आती है दीपावली, और फागन पूर्णिमा को आती है होली। अच्छा श्राद्ध कब से कब तक होते हैं? और कहां तक? आश्विन पूर्णिमा तक। कितने दिन के होते हैं? 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध में किसकी पूजा की जाती है? वो तो ठीक है, लेकिन पूजा भी तो होती है श्राद्ध के दिनों में। सांझी की पूजा होती है। कहाँ की फेमस है सांझी? नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा की सांझी मंदिर है उदयपुर। और क्या बोलते हैं उसको? और क्या नाम है? मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर। और उदयपुर की जो नाथ द्वारा की सांझी है वो किसकी बनी होती है? और नॉर्मली किससे बनती है? गोबर और मतलब मिट्टी की बनती है। अच्छा अभी रिसेंट में जो आपका कल जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, वो कहाँ मनाया जाएगा? 2025 का गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? राज्य स्तर का। बाकी तो सब जगह मनाएंगे, रोयल में भी मनाएंगे, राज्य स्तर का कहाँ मनाएंगे? तो याद रखना उदयपुर में मनाया जाएगा कल। सब राज्यपाल मुख्यमंत्री जी यहाँ उदयपुर आएंगे, और यहाँ जो आपका गांधी ग्राउंड या खेल गांव में, वहां पे बड़ा अच्छे से प्रोग्राम होगा उसका। तो 2025 का गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? उदयपुर में। देखो इस बच्चे को पता है, और ये रिसेंट का क्वेश्चन है अभी। उदयपुर में मनाया जा रहा है।
लिख दिया क्या? ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट आपको सब लिखवाने। वो 8 प्रकार की याद रखना, इन 14 प्रकार के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करेगा आपसे। बुक में दे रखी थी इसलिए हमने पढ़ ली। ये पथरीली मृदा जरूर पूछी जा सकती है, कहां पाई जाती है, तो याद रखना ये कोटा और उदयपुर में पाई जाती है। लिख लिया? बनी ठनी कहाँ की है? सतर शैली भी पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा, आप तो पिछली बैच के याद है आपको। एक है ना, मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जीके कि आपने छोड़ दिया तो भूल जाओगे। रोज पढ़ो उसको। कभी जीके, जब तक एग्जाम नहीं हो जीके 3 घंटे फिक्स कर लो। मैं बताऊं आपको, 9 घंटे का, ये लिख लिया सबने? अब मैं आपको कुछ बातें करता हूं आपके साथ। 9 घंटे एग्जाम तक पढ़ना है आपको। एग्जाम तक कितने घंटे पढ़ना है रोज के? 9 घंटे। मैं बताऊं, ये 9 घंटे का जो सिस्टम है सेट हो गया आपके जीवन में कि प्रतिदिन 9 घंटे पढ़ना है, तो मैं बताऊं कोई सा भी एग्जाम, ये सिर्फ सुपरवाइजर की बात नहीं कर रहा हूं, आरएस आईएएस लेवल का एग्जाम 9 घंटे प्रतिदिन का ही जोड़ है। कितने घंटे प्रतिदिन? 9 घंटे प्रतिदिन। बाकी बचे हुए जितने भी घंटे हैं आपके, कितने बच के? 9 में से 24 में से 9 घटाओगे तो 15 घंटे। इन 15 घंटों में तुम कुछ भी करो, कोचिंग जाओ, क्लास लो, खेलो कूदो, घर पे बात करो, किसी और से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना कितने घंटे? 9 घंटे पढ़ना है। हमारे लिए मुश्किल है 9 घंटे, क्योंकि हमें कॉलेज जाना पड़ता है, हमें कोचिंग आके पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को, हम तुमसे मिलना पड़ता है, फिर और भी कुछ काम है, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो 9 घंटे नहीं मिल पाते। यदि जिस इंसान को 9 घंटे मिल गए ना, तो आईएएस लेवल का कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। तुम्हारे लिए 9 घंटे में आपको याद रखना है 3.5, 3.5 कितना हो गया, और 2, ये सिस्टम याद रखना है। 3.5 घंटे पढ़नी है आपको जीके, 3.5 घंटे आपको पढ़नी है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कम पढ़नी है। एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम एक बार जो चीजें याद होती है ना, वो थोड़ी बहुत याद रहती है, वो भूली नहीं जाती। और 2 घंटे क्या पढ़ना है आपको? हिंदी पढ़ना है। लेकिन होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, एक रोज तो पढ़ लिए 16 घंटे, और दूसरे दिन 2 घंटे नहीं पढ़ पाए। ये एग्जाम फाइट नहीं है। एग्जाम में टाइम में मायने नहीं रखता, कंसिस्टेंसी मायने रखती है, निरंतरता कितनी है आपकी। तो मेरे हिसाब से आप यदि नहीं हो पा रहे सिलेक्ट, तो आप याद कीजिए लास्ट बार में आपके निरंतर नहीं थे। पढ़े आप, एक पूरा साल आपने सुपरवाइजर को दिया, लेकिन निरंतर नहीं दिया। समय महत्वपूर्ण नहीं है, समय की निरंतरता महत्वपूर्ण है। कल आपने 3 घंटे पढ़े, तो आज 3 घंटे 2 मिनट ज्यादा ही पढ़ो। कल आपने 9 घंटे पढ़े, तो आज 9 घंटे 2 मिनट पढ़ो, 9 घंटे तो पढ़ो एटलीस्ट। और जीके को, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है, हार्ड आया तो पूरे राजस्थान के लिए हार्ड है, सिंपल आया तो पूरे राजस्थान के लिए सिंपल है। जीके भुलाया जा सकता है, हिंदी भूल जाते हैं। हिंदी में एक शब्द का इधर से उधर होते थे हम, क्योंकि हमारा लिखने का तरीका और हिंदी में शब्द शुद्धि ये अपने आप में बहुत अलग है, तो उनको बड़े अच्छे से ध्यान दो और हर एक टॉपिक को रिवाइज करो। तो आज से अपना जो भी टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को 9 घंटे सिर्फ स्व अध्ययन के लिए देना है। सेल्फ कोचिंग के घंटे मत मिला देना, 7 घंटे कोचिंग पढ़ के आया हूं, अब 2 घंटे पढ़ लेता हूं। अच्छा, कोचिंग कितने से कितने बजे तक रहते हो? 3 से 8 बजे तक मान लेते हैं, या फिर 2 से 8 बजे तक। तो कितने घंटे हो गए? 5 से 6 घंटे हो गए। और 6 घंटे की आपको नींद लेनी है। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो 12 घंटे का ये मैनेजमेंट है, जितने घंटे कोचिंग में रहना है उतने ही घंटे नींद लेनी है। तो यदि आप 6 घंटे कोचिंग में रह रहे हो, 6 घंटे नींद लो। 7 घंटे कोचिंग में, 7 घंटे नींद, लेकिन मिनिमम 6 घंटे। ऐसे नहीं 3 घंटे कोचिंग गए, सर कोचिंग गया ही नहीं, सोऊंगा नहीं। मिनिमम तो 6 घंटे,
फिर सेकंड याद रखना, जितने घंटे की कोचिंग कर रहे हो, मतलब यहां जितना थक रहे हो उतना आपको सोना है। और मिनिमम कितने घंटे सोना है? 6 घंटे सोना। ये जब तक एग्जाम हो तब तक गिन के गांठ बांध लेना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा 101%। बाकी कितने बच गए? 3 घंटे। इस 3 घंटे में आपको नहाना है, खाना खाना है, चाय पीनी है, घर पे बात करनी है। 3 घंटे खूब होते हैं। आदमी 15 मिनट में नहा लेता है, आधे घंटे में खा के थाली तक धो लेता है। खुद बनाते हो खाना तो 1 घंटे में बना के खा लेते हो। तो 3 घंटे अपने आप में बहुत, ये मैनेजमेंट रखना है। तो क्या रखना है? 9 + 12 + 3। 9 घंटे की पढ़ाई, 12 घंटे का कोचिंग और सोना, और 3 घंटे का फालतू का टाइम वेस्ट, मतलब नहाना खाना ये सब। खाना जब खाओ इत्मीनान से खाओ, अच्छा खाना खाओ। कभी दौड़ भाग में खाना 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगाओ खाने में। एक रोटी खाते हो तो 2 खाओ, 3 खाते हो 4 खाओ, एक एक्स्ट्रा खा के आओ। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दिन में नींद नहीं लेनी है। दिन में सोने की आदत कम करो, रात में सोना शुरू करो, और सुबह हो सके तो जल्दी उठो। अच्छा, इसमें भी कोई बाध्यता नहीं है कि मान लीजिए आपको लगता है कि मैं सर रात में देर रात तक पढ़ सकता हूं तो पढ़िए। आपको लगता है सर सुबह जल्दी उठ के मैं पढ़ सकता हूं तो पढ़िए, लेकिन टाइम ये रखिए। और टाइम की क्या रखिए? निरंतरता रखिए। 9 घंटे डेली। संडे आज तो मौज करते हैं, आज तो मजे से जाएंगे, नहीं। संडे आज तो पढ़ना ही नहीं है, 9 घंटे तो पढ़ना ही है। कोचिंग वाले टाइम में मस्ती करनी है, मतलब संडे के दिन 6 घंटे मस्ती कर सकते हो। 6 घंटे घूमने चले गए, किसी से बात कर ली, कोई दोस्त आगे गपशप मार ली, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, रूम पे ही चिप्स के साथ खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 घंटे सोना है, 6 घंटे कोचिंग वाले फ्री है। करते क्या है बच्चे? 24 घंटे फ्री मानते हो। उस दिन रोज संडे को नींद ज्यादा लेनी होती है, संडे को नींद कम लेते हैं। ये वाली आदत छोड़ देनी है। वापस याद करो क्या करना है? 9 + 12 + 3, 9 + 6 + 6 + 3। 9 घंटे की सेल्फ स्टडी। कितने घंटे की? अब 9 घंटे में जीके पढ़ी जा रही तो जीके पढ़ो, कि 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ता हूं 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ो। मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। जीके पढ़ोगे, जीके ध्यान से और हिंदी ध्यान से पढ़नी है। एग्रीकल्चर से जितनी यहाँ पढ़ाई जा रही है, एग्रोनॉमी जितनी पढ़ाई जा रही है, हॉर्टिकल्चर जितनी पढ़ाई जा रही है, और एनिमल हस्बेंड्री जितनी पढ़ाई जा रही है, उसमें से क्वेश्चन आ जाए और तुम कर लो, बेड़ा पार है। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत कौन करेगा? जीके और हिंदी करेगा। कितने घंटे पढ़ने? कितने घंटे? बाकी सब काम को 9 बोलो और 9 घंटे पढ़ो। बाकी सब 9 घंटे, कितने? 9 पढ़ने। आगे बात समझ में? और मैं बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 9 घंटे के आपको कोई बोलता है ना मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, मैं 18 घंटे, झूठ बोल रहा है। खुद के साथ झूठ बोल रहा है, धोखा रख रहा है। अच्छा, पढ़ने में क्या होता है? अच्छा, ये छोरा जो है वो मेरी ही स्कूल से भी है, ये जगदीश, जहां से मैंने 12th की है। 12th में हम एक हॉस्टल में रहते थे, भूरजी स्कूल बोलते हैं हम उसको। श्री सरस्वती बाल वीणा भारती सूरसागर में एक स्कूल है। एग्रीकल्चर वहां से की मैंने, और वहीं से ये पढ़ा हुआ है। दिन में तो छोड़ो, सुबह 5 बजे के बाद किसी को सोते हुए नहीं देते। सोता रह गया 5 बजे के बाद, पिटाई। इतनी जबरदस्त हॉस्टल थी हमारी। और उस आदमी की हाइट देखो तो लगे यार ये आदमी कैसे डरा सकता है। 200 लोगों को मैनेज करता था, अकेला आदमी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। आदमी छोटा सा हाइट में। बुरा राम जी वहीं जोधपुर के हैं, तो एग्रीकल्चर की बड़ी अच्छी स्कूल है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। तो कैसे पढ़ता है पता है? फोन ले रखा है साइड में, किताब ले रखी है, कहीं किसी बाबू सोना का मैसेज आया, फट फोन उठाया, मैसेज देखा, रिप्लाई किया, वापस आया। 45 मिनट भी पढ़ो बिना फोन के, बिना किसी सराउंडिंग डिस्टर्ब हुए, सिर्फ किताब के साथ बात करो। घंटे में ज्यादा, अच्छा 9 घंटे लगातार नहीं बैठ रहना है, अरे मैं तो उठूंगा ही नहीं। 1 घंटे भी बैठे रहो, 5 मिनट गैप लेके पानी जो भी पीना है, आपको वॉशरूम जाना जाके आ जाओ। लेकिन जितने घंटे बैठे रहो बिना फोन की सहायता से, जो किताबें हैं उन किताबों से बात करो। कभी ऑनलाइन क्लास लेनी है, कभी कोई जीके ऑनलाइन पढ़ना है, यूट्यूब पे क्लास लेनी है, तो वो टाइम फिक्स करो कि इस 1 घंटे में जीके की क्लास लूंगा। आजकल क्या है कि आदत हो गई है, जैसे पढ़ते एकदम वर्ड आया रेवेना, गूगल पे सर्च करते। नहीं भाई, छोड़ दे, गूगल की लिस्ट अलग से बना कि ये जब फोन हाथ पे लूंगा तो गूगल पे ये सर्च करूंगा। बाकी बिना फोन, इवन घर वालों को बोल दो कि मैं ये टाइम मेरा पढ़ने का रहता है, मेरा फोन बंद रहेगा, आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। फोन रख दो साइड में। एक दोस्त के नंबर दे दो दूर के, जो आस पड़ोस में नहीं रहता हो, दूर के, इसको कि कभी मैं
3 दिन लगातार कॉल नहीं उठाऊं, 2 दिन नहीं उठाऊं, या शाम को जब टाइम है मेरा कॉल नहीं उठाने का नहीं उठाऊं, तो इसको फोन करके पूछना मैं कहा हूं। कोचिंग के नंबर तो है ही, हम भी आपको ट्रैक कर लेंगे। कभी हो जाए अनहोनी, मान लीजिए कहीं बीमार हो गए या कहीं सो गए, नींद नहीं खुली, कहीं घर जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, घर वालों को लगा वहां है और तुम ट्रेन में कहीं मिस हो गए, तो आस पड़ोस के किसी के नंबर देके रखना है। कितने घंटे पढ़ना है? 9 घंटे पढ़ना है। ये 9 घंटे वाला मूल मंत्र याद रखना। सुपरवाइजर बनोगे 101% बनोगे। किसी का कोई दिमाग कम या ज्यादा नहीं होता। लगता होगा ना कि मेरा दिमाग कम है, मैं तो नहीं बन पाऊंगा, नहीं, नो, लेकिन 9 घंटे सीरियसली फोन चलाते हुए नहीं, गाने देख रहे हो, पास में गाने डीजे बजा रहे हो, पीछे स्पीकर लगा दिया, अरे सर मैं तो डीजे बजाते पढ़ लेता हूँ। हर किसी में कैपेबिलिटी नहीं होती। मेरे है कि मैं गाने लगा के पढ़ता हूँ तो ज्यादा याद होते हैं, लेकिन अपने ऐसे ज्यादा फालतू के शौक नहीं पालना। अच्छा, एक और बात है, रफ कॉपी हमेशा पास में रखनी है, लिख के पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं, अच्छी आदत, बोल के पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, लिख के पढ़ना, खुद पढ़ना। मैं जब लिखता हूं तो मैं खुद पढ़ता हूं, मैं जब बोलता हूं तो मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं। तो यदि रूम वाले को पढ़ाना है तो बोलो, वरना लिखो। तुम लिख के पढ़ते हो कि हवा में किताब लेके नॉवल पढ़ते हो, वैसे नहीं, वैसे नहीं पढ़ना। कहानियां पढ़नी वैसी जी के नहीं होती, वैसे एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी जाती, वैसे हिंदी नहीं पढ़ी जाती। कैसे लिखती है? लिख के पढ़ना है। ओके, आगे बात समझ में। मैंने 12th की थी 2015 में, उसी स्कूल से। और अब कौन सा ईयर चल रहा है? 24, 9 साल हो गए एग्रीकल्चर, 25, 10 साल हो गए। और 2013 में मैंने पहली बार एग्रीकल्चर ली थी, तो 12 साल पुराना एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। 12 साल में भी हमें आज भी कुछ पूछ ले तो नहीं याद होता, क्योंकि हमने कंटिन्यू नहीं पढ़ा। सोइल में याद है बहुत कुछ, लेकिन एग्रीकल्चर याद क्यों? क्योंकि निरंतरता नहीं थी। जीवन में एक याद रखना, निरंतरता। सेकंड, जीवन का मूल मंत्र होता है धैर्य, पेशेंस। ब्लिंकिट का जमाना चल रहा है, जेप्टो का जमाना है, जोमेटो का जमाना है, स्विगी का जमाना है, 30 मिनट में डिलीवरी का जमाना है, लेकिन सफलता 30 मिनट में नहीं मिलती, सफलता 10 मिनट में नहीं मिलती। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है खुद के साथ। कभी कुछ बुरा हो जाए, टेस्ट में नंबर नहीं आए, कभी घर वालों ने डांट लिया, कभी कोचिंग ने डांट लिया, कोचिंग में एक क्लास नहीं हो रही, तो पेशेंस रखना है, ज्यादा हड़बड़ी, धैर्य के साथ सब होगा। और तीसरा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ भैया, मुझे मेरे पे भरोसा है, मैं करूंगा। फिर एक और तड़का लगा दो नमक के जितना, भगवान पे भरोसा, कि हाँ मेरा जो भी इष्ट है, भगवान माने जो भी आपका इष्ट है, उस पर भरोसा रखो कि वो करेगा तो सही करेगा। नमक के बराबर उसका आसरा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्जी तो बनाते भगवान के भरोसे की, और खुद की मेहनत नमक जितनी। मेहनत करनी है आपको पूरी, और नमक जितना भगवान पे भरोसा रखना है। समझ में भाई? उस भगवान के भरोसे इतना ही रहता है जितना नमक के। अरे नमक नहीं हो तो खाने का मजा नहीं। तो मतलब भगवान का होना तो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर भक्ति में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, काल का माता, आज मनसा पूर्णा करणी माता चले गए, आज निमच माता चले गए, भगवान करेगा बेड़ा पार। भगवान उनका ही साथ देता है जो कर्म करते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कर्म करोगे तो फल मिलेगा, वरना फल तो मेहनत करो रात और दिन। समझ में आ गया? तो 3 मंत्र याद रखना, निरंतरता, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। सेकंड, धैर्य रखना है। और तीसरा नंबर आपको क्या करना है? आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करनी है। तो फिर देखो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम सुपरवाइजर बनोगे। ओके, चले? ओके, तो आपका सिलेबस अब ध्यान से नोट्स संभाल के रखना। और यहां से जो आपका अपर्दन है, वो अपर्दन कहां पढ़ोगे? एग्रोनॉमी से पढ़ोगे। ओके।